ऑडियो 3। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। प्राचीन काल से अब तक के इतिहास में जितने भी लोक सेवी हुए हैं, उन्होंने निष्ठा को सान पर चढ़ाया और उसे चमकाया, प्रखर बनाया है। लोक सेवियों में निष्ठा का सर्वथा अभाव होता हो, ऐसी बात भी नहीं है। निष्ठा न होती तो वे सेवा के क्षेत्र में आते ही क्यों? परंतु प्रश्न निष्ठा का नहीं, प्रश्न है निष्ठा की प्रखरता का। कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जिनमें दुर्बल निष्ठा वाले व्यक्ति सेवा धर्म को कष्ट साध्य या दुस्साहस समझकर बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभिक असफलताओं को ही लें। बहुत से लोग प्रारंभिक असफलताओं के कारण सेवा धर्म से विमुख हो जाते हैं, जबकि यही असफलताएं यदि जीवन के अन्य क्षेत्रों में आएं तो उनकी कार्यविधि में कोई अंतर नहीं आता, ना वे रुकते ही हैं। फिर सेवा में मिलने वाली असफलता से ही असंतोष क्यों? यदि कार्य को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया जाए और सफलता असफलता की चिंता न की जाए तो सेवा मार्ग पर निर्बाध बढ़ते रहा जा सकता है। सफलता और असफलता प्रत्येक कार्य के दो पहलू हैं और उनमें से कोई सा भी पहलू सामने पड़ सकता है। महापुरुषों को अपने जीवन काल में शायद ही आशाजनक सफलता मिल सकी हो। महात्मा ईसा ने 40 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया और इस पूरे समय में उनके केवल 12 शिष्य भी ऐसे बने कि उनमें से एक ने तो ईसा को पकड़वाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए पैसे ले लिए तथा उन्हें पकड़वा दिया और उन्हें सूली हो गई। बाकी शिष्यों ने भी अंत समय में ईसा का साथ छोड़ दिया। यदि ईसा अपने जीवन काल में इन असफलताओं या नाम मात्र की सफलता को देखकर हतोत्साहित हो जाते तो ईसाई धर्म शायद ही आज संसार का प्रमुख धर्म हो पाता। असंतुलन भी सेवा धर्म की एक बड़ी बाधा है। अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण व्यक्ति में व्यग्रता और खींच तो होती ही है, कभी कभी वह उत्तेजित भी हो उठता है। उससे लोक सेवी की प्रतिभा बिगड़ती है। जैसे दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तीसरा व्यक्ति उन्हें अलग अलग करने के लिए बीच बचाव करता है तो यह आशा भी रखता है कि वे उसकी बात मान जाएंगे। हो सकता है वह व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रभावशाली पुरुष हो और लोग उसकी बात को मानते भी हों, परंतु झगड़े के समय झगड़ने वाले दो व्यक्ति इतने उत्तेजित हैं कि बीच बचाव करने वाले की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते। ऐसी दशा में मध्यस्थ व्यक्ति भी उत्तेजित हो उठता है और वह भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति का प्रभाव कम हो जाता है, उसकी अपनी इमेज बिगड़ती है। ऐसी स्थिति का यदि विश्लेषण किया जाए तो असंतुलन का मूल कारण अपने अहम को अनावश्यक महत्व देना ही है। यदि बीच बचाव करते हुए दोनों पक्ष नहीं मानते तो स्वयं उत्तेजित न हुआ जाता तो उसमें व्यक्तित्व की गरिमा सिद्ध होती। इसी असंतुलित मनः स्थिति के कारण लोग विरोध सहन नहीं कर पाते और स्वयं भी विरोध करने वाले के स्तर पर उतरकर उसी भाषा में उत्तर प्रत्युत्तर देने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि सेवा कार्य तो गौण हो जाता है और फिर आपसी लड़ाई झगड़े ही मुख्य बन जाते हैं। किसी भी नए कार्य का विरोध होना स्वाभाविक है। कार्य की उपयोगिता परखने वालों का अपना अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होता है। किसी को एक काम अच्छा लगता है तो किसी को वही बुरा, परंतु जिन्हें अपने स्वार्थ पर चोट पहुंचती दिखाई देती है वे विरोध, निंदा, आलोचना तक उतर आते हैं। उस स्थिति में विरोधों के समाधान का एक ही उपाय है कि उन पर कोई ध्यान न दिया जाए। यदि ध्यान दिया जाने लगा तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जैसे कुछ कार्यकर्ता किसी गांव में कोई स्कूल चलाने के लिए पहुंचे। इस तरह की तैयारियां भी कर ली गईं और स्कूल आरंभ भी हो गया। निस्वार्थ भाव से आरंभ किए गए इस कार्य का प्रभाव गांव वासियों पर होना स्वाभाविक ही है। लोक सेवियों के बढ़ते हुए प्रभाव से कुछ व्यक्ति ईर्ष्या अनुभव कर उनका विरोध करने लगे
लोगों से उनके बारे में तरह तरह की बातें फैलाएं या विरोध का कोई और ढंग अपनाएं। ऐसी दशा में यदि प्रतिकार अथवा प्रतिशोध लेने का विचार किया जाने लगा तो स्वाभाविक ही पाठशाला चलने की ओर ध्यान कम होगा तथा उस कार्य में शक्ति भी कम लगने लगेगी। धीरे धीरे सारा ध्यान, सारी शक्ति और सारा मनोयोग विरोधियों को परास्त करने में ही लग जाएगा और मूल उद्देश्य बहुत पीछे छूट जाएगा। सेवा को व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाने की वृत्ति भी लोक सेवी को अपने साधना मार्ग से विचलित कर देती है। लोक सेवी चूंकि जनहित के कार्य करता है, इसलिए लोग उसके कार्यों से प्रभावित भी होते हैं और उसका सम्मान भी करने लगते हैं। कई बार इस प्रभाव का लाभ व्यक्तिगत रूप से उठाने की आकांक्षा जगती है। जैसे किसी कार्यकर्ता को सेवा क्षेत्र में आने के बाद विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता है। संपर्क में आए व्यक्ति उससे प्रभावित होते और उसकी बात भी मानते हैं। इस संपर्क या प्रभाव का लाभ उठाने के लिए वह अपने ग्राहकी बढ़ाने की बात सोचें, लोगों से उस तरह का आग्रह करने लगें जिससे उसको लाभ हो। उस प्रभाव से अपने को किसी लोकतांत्रिक संस्था का सदस्य या अधिकारी बनाने का प्रयत्न करने लगें तो यह प्रवृत्ति सेवा मार्ग से विचलित कर देने वाली सिद्ध होगी। फिर लोक सेवी का ध्यान सेवा की ओर नहीं वरन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित हो जाएगा। व्यावसायिक मनोवृत्ति आने पर लोक सेवियों के लिए विशुद्ध सेवा गौण हो जाती है और अपना लाभ प्रमुख हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कोई ऐसा ही कार्य भी तलाशने का प्रयत्न करते हैं जिसमें आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ होता हो या लाभ उठाने की गुंजाइश हो। जैसे किसी कार्य के लिए चंदा उगाना। व्यावसायिक मनोवृत्ति के लोग किसी स्कूल के लिए, किसी मंदिर के लिए या किसी सार्वजनिक संस्था कल्पित योजना को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु चंदा इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। वहाँ ना तो कोई ऐसी योजना होती है और ना ही कोई सार्वजनिक उद्देश्य है। केवल अपने प्रभाव का आर्थिक लाभ उठाना ही प्रमुख उद्देश्य रह जाता है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि जन सहयोग प्राप्त करने वाले सभी कार्यकर्ता इसी स्तर के हों, पर जिनकी मनोवृत्ति में लाभ उठाने का दृष्टिकोण आ जाता है उनके लिए ऐसे कृत्य अस्वाभाविक नहीं रह जाते। लोक सेवा नहीं, अपना लाभ ही प्रमुख हो जाने के कारण फिर वास्तविक जनहित की ओर ध्यान ही नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ कार्य की सफलता अपने प्रयोजन की पूर्ति की कसौटी पर ही कसी जाती है। और कोई व्यक्ति चंदा उगाने ना भी निकले तो भी उसके कार्यकलाप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को ही लक्ष्य बनाकर चलते हैं। जैसे मान सम्मान की आकांक्षा। यह एक आम मान्यता है कि जो व्यक्ति जितने महत्वपूर्ण पद पर है वह उतना ही सम्मानित है। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कूटनीतिक चालें चलने लगता है, अधिकार की मांग करता है। बहुत से विद्यालय, शिक्षण संस्थान, औषधालय, चिकित्सालय और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जो जन सेवा के उद्देश्य से आरंभ की गई थीं, इसी कारण विघटित हुई हैं कि उनमें विकृत महत्वाकांक्षा के व्यक्ति घुस गए अथवा उनमें जो कार्यकर्ता कार्यरत थे उनकी महत्वाकांक्षा विकृत हो गई। महत्वाकांक्षाओं में जब पद की, अधिकार की और उनसे लाभ उठाने की मनोवृत्ति आ जाती है तो कार्यकलाप में और भी तरह के विकार उत्पन्न होते हैं जिनसे सेवा साधना ही कलंकित हो जाती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उधेड़ बुन में लगे रहने पर सेवा की बात मन मस्तिष्क से हट जाती है तथा पद, अधिकार और वर्चस्व की बात रह जाती है। फलस्वरूप लोक सेवी अपने समर्थक ढूंढता है, उनके गुट बनाता है, दलबंदी करता है और तरह तरह के षड्यंत्र रचता है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे या बन सके, और इसके लिए वह उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर षड्यंत्र व कुचक्र रचने में लग जाता है। यह सभी कृत्य खुले रूप में नहीं किए जाते। इनके लिए सिद्धांतों की आड़ ली जाती है, नैतिकता की दुहाई दी जाती है। प्रतिपक्षी को नीचा दिखाने के लिए उसे अनैतिक
और दोषी ठहराने का प्रयत्न किया जाता है ताकि अपना पक्ष नैतिक और उचित दिखे। छिद्रान्वेषण की यह दृष्टि इतना विकृत रूप धारण कर लेती है कि उसे दूसरों के राई के बराबर दोष पहाड़ के बराबर दिखने लगते हैं तथा अपने में कितने ही दोष भरे पड़े हों उनकी ओर कोई उंगली उठाए यह भी सहन नहीं होता। निःसंदेह यह वृत्ति वैर भाव और ईर्ष्या देश को जन्म देती है। फिर लोक सेवी अपने मार्ग से एकदम विरत हुए बिना नहीं रहता। उदाहरण के लिए लोक सेवियों में इतना वैर वैमनस्य उत्पन्न हुआ कि वे अपने शत्रु को विनष्ट हुआ ही देखना चाहते हैं। एक लोक सेवी लोगों को करुणा कष्ट पीड़ितों को उबारने की प्रेरणा देता है, लेकिन कभी प्रतिद्वंदी के मकान में आग लग जाती है तो उसके हृदय में आग बुझाने के लिए सहायता करने के स्थान पर यही भाव उठता है कि मेरे इस प्रतिद्वंदी का घर पूरी तरह ही जल जाए तो अच्छा होगा, उसके परिवार की भी हानि हो तो अच्छा। इस दुर्भावना में लोक सेवी की सेवा निष्ठा और उसके चरित्र की सद्भावना परक विशेषता कहाँ रह जाती है। सेवा क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप मनोबल में होने वाली कमी या लड़खड़ाहट भी लोक सेवी को अपने मार्ग से विचलित कर देती है। ऐसा तभी होता है जब लोक सेवी अपने स्वरूप को दूसरों से बड़ा चढ़ा मानने लगता है। सेवा साधना गौरव गरिमापूर्ण तो है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके कारण हम अपने अहंकार का पोषण करते चलें। उसे भगवान की इच्छा और स्वयं को ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति का निमित्त मानकर चला जाए तो अहंकार और तज्जनित कठिनाइयों से बचा जा सकता है। बहुत से लोगों के मन में सेवा की उमंग उठती है, पर वे यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि अभी हम उस योग्य नहीं। जब हम पूर्णतः योग्य और सक्षम हो जाएंगे तब सेवा करेंगे। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आज तक संसार में पूर्णतः योग्य न कोई हुआ है और न होगा, क्योंकि जो पूर्ण होता है वह भव बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। उस पूर्ण पुरुष को इस संसार में आने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि अवश्य रहती है। उन त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करते हुए भी वे सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे होते हैं। यह सुविदित तथ्य है कि संसार में योग्यता, क्षमता, स्तर और परिस्थिति की दृष्टि से सभी समान नहीं। एक व्यक्ति की समता का दूसरा व्यक्तित्व भी नहीं खोजा जा सकता। योग्यता, क्षमता, स्तर और परिस्थिति की दृष्टि से न्यूनता अधिकता का अंतर प्रत्येक व्यक्ति में रहता है। अतः अधिक योग्यता का व्यक्ति कम योग्य का शिक्षण कर सकता है। अधिक सक्षम व्यक्ति कम क्षमता वाले की क्षमता बढ़ाने में सहायता कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी जहाँ दूसरों को शिक्षित करने और सहायता देने की बात आती है, यही नियम काम करता है। प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षित कहाँ होता है। 11वीं कक्षा पास करने वाले छात्र प्रायः प्राथमिक कक्षा में अध्यापक बना दिए जाते हैं। 5वीं 6वीं तक पढ़ी हुई माँ अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान करा देती है। छोटे पहलवान अपने से छोटे पहलवान को पहलवानी का अभ्यास कराते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई चोरी भी सिखाना चाहे, समझना चाहे, तो डाकू को मारकाट करने, हत्याएं और अपहरण करने की बुराइयां तथा दोष समझा सकता है, क्योंकि वह स्वयं का उदाहरण दे सकता है। चोरी करने में वैसी बुराइयां ना होने की बात कह सकता है। कहने का अर्थ यह है कि कम बुराई वाला व्यक्ति अधिक बुराइयों वाले व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है।